हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे एचआरएम के नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम लोग 250 प्लस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और ऑलरेडी 5 वीडियोज में हमने 110 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक वो 5 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप वो वीडियोज़ देख लें, फिर आप ये 6th वीडियो देखें, क्योंकि पहले ही हम कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में क्लियर कर चुके हैं। ये क्लासेज इंपॉर्टेंट रहेगी नेट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए और एचआरएम स्टूडेंट के लिए जिनका कोड 55 है, और हर वो एग्ज़ाम जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट या एचआरएम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम वैसे तो नेट कॉमर्स वालों के लिए एक ही सब्जेक्ट में है, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट के हम 300 क्वेश्चन अलग से सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 111, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज लाइन डिपार्टमेंट, अथॉरिटी डिपार्टमेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वैसे तो स्टाफ का काम करता है। स्टाफ का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपर्ट होता है और बाकी डिपार्टमेंट को एडवाइस देने का काम करता है, और अपने डिपार्टमेंट के लोगों के लिए लाइन डिपार्टमेंट का काम करता है। कहने का मतलब जो एचआरएम के अंदर एम्प्लॉयज होंगे उन पर तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर लाइन अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा ही, उन पर तो काम करेगा ही। लेकिन हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वैसे क्या है, तो सर्विस डिपार्टमेंट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टाफ फंक्शन का काम करता है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, बिजनेस प्लान्स डिजाइन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्ट, स्ट्रेटेजिक प्लान, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट प्लान। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेटेजी का मीनिंग ही क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है? वो प्लान जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं वो स्ट्रेटेजी होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या अचीव करना है, और स्ट्रेटेजी का मतलब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का तरीका। ऑप्शन हमें एचआरएम के दे रखे थे, लेकिन क्वेश्चन हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एचआरएम। एचआरएम के बारे में हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। एम्प्लॉयज आर सीन एज एन इन्वेस्टमेंट टू बी नर्चर्ड एज वेल एज कॉस्ट टू बी कंट्रोल्ड। तो बिल्कुल सही बात है। एम्प्लॉयज को इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है, उनको हमें पोषित भी करना है और कॉस्ट भी कंट्रोल करनी है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर डील्ड विद बाय टीम मेंबर विद इन द टीम। जब भी किसी भी ग्रुप या टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो टीम मेंबर उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। फिर सी पॉइंट है, प्रेफरेंस इज फॉर। इस रेफरेंस को आप प्रेफरेंस कर लेंगे, मिसप्रिंट है। प्रेफरेंस इज फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ पे एंड वर्किंग कंडीशन। ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम में प्रेफरेंस दी जा रही है कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ पे को और वर्किंग कंडीशन को। डी में बोल रहा है एम्फोसिस इज ऑन कॉम्पिटेटिव पे एंड कंडीशंस टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर। डी में बोल रहा है कि मॉडर्न टाइम में कंपिटिटर से आगे जाने के लिए कॉम्पिटेटिव पे दी जाती है और कॉम्पिटेटिव वर्किंग कंडीशंस दी जाती है। फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, वन वाले में कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज को इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है, कोशिश की जाती है कि उनको डेवलप किया जाए, लेकिन कॉस्ट भी हम कंट्रोल करके चले। बी वाला भी सही है। जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे और एक ही टीम के अंदर अराइज हुए हैं तो कोशिश करेंगे उन कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने की। एक्सटर्नल पार्टी के पास तो हम बाद में जाएंगे, पहले खुद ही सॉल्व करेंगे। डी वाले में ये बोल रहे हैं कि आजकल के ज़माने में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए बढ़िया पे दी जाती है एम्प्लॉयज को और बढ़िया वर्किंग कंडीशन दी जाती है। ये भी सही है। अब समझिए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है जो एम्प्लॉयज यूनियन है वो मैनेजमेंट के साथ बार्गेनिंग करता है, डिस्कशन करता है कि आप एम्प्लॉयज को बढ़िया पे दो और बढ़िया वर्किंग कंडीशन दो। तो ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम में इसे प्रेफरेंस दी जाती है क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग को? पे और वर्किंग कंडीशन के लिए नहीं दी जाती है, मैनेजमेंट अपनी मनमानी करता है। आप बोलोगे सी और डी तो एक ही बात है। देखो, दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है। मैनेजमेंट अपनी मर्जी से कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए बढ़िया पे देता है, लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग को बढ़ावा नहीं देता है, यूनियन के साथ बार्गेनिंग करना पसंद नहीं करता है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रोल ऑफ एचआर मैनेजर एज डिफाइंड बाय उल्रिक एट अल 2009। अब देखो, डेविड उल्रिक ने मैनेजमेंट
एचआर मैनेजर के टोटल 4 फंक्शंस बताए थे। क्या क्या बताए थे? एक बताया था स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक बताया था चेंज एजेंट, एक बताया था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट और एक बताया था एम्प्लॉय चैंपियन। ये चारों चीज़ें क्या है? ये एचआर मैनेजर के रोल है जो एचआर मैनेजर प्ले करता है। यहाँ पर चेंज एजेंट का क्या मतलब है? जो एचआर मैनेजर है वो इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉयज को और ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में नया चेंज आए तो वो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लें। फिर अगला हमारा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट का क्या मतलब है? कि जो एचआर मैनेजर होता है वो एचआर से रिलेटेड बढ़िया प्रैक्टिसेस को डेवलप करता है। एम्प्लॉय चैंपियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉम्पिटेंट और बढ़िया एम्प्लॉयज पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराता है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों कहते हैं? कि लॉन्ग टर्म में हमारा ऑर्गेनाइजेशन जब अपने रिजल्ट को अचीव करेगा, गोल्स को अचीव करेगा, तो वहाँ पर भी एचआर की मेन भूमिका होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा एचआर मैनेजर का रोल है डेविड उल्रिक के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, एडमिनिस्ट्रेटर केवल इसी में ही आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, मैच द फॉलोइंग्स। और इसमें हमें लेफ्ट में दे रखा है गिरी अप्रोच, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, और राइट साइड में हमें ये चीज़ें दे रखी है। इनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और कुछ चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। ये चारों कॉन्सेप्ट किस बात से रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड काफ़ी प्रकार की अप्रोचेज होती है। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने, ऑथर ने डिफरेंट अप्रोच दी। एक अलग से स्पेशल वीडियो में लेकर आऊँगा, उसके अंदर हम काफ़ी सारी 15-16 इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच को डिस्कस करेंगे। गिरी अप्रोच मैंने आपको बताया था, किसने दिया था गिरी अप्रोच? वीवी गिरी ने दिया था, जो भारत के 4th प्रेसिडेंट थे। गिरी अप्रोच क्या कहता है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, तो म्यूचुअल नेगोशिएशन से सॉल्व कर लेना चाहिए, कोर्ट के पास या कंपलसरी आर्बिट्रेटर के पास नहीं जाना चाहिए। फिर होता है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच किसने दिया था? जी मार्ग्रीसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने क्या बोला कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो आप उसके सॉल्यूशन के बारे में मत सोचो, आप उसके रीज़न के बारे में सोचो कि वो अराइज क्यों हुआ। तो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिकल अप्रोच में जी मार्ग्रीसन ये कहते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो अराइज ही क्यों हुआ। गांधीयन अप्रोच महात्मा गांधी ने दिया। ये क्या कहते हैं कि जो भी ओनर होता है उसे तो ट्रस्टी का रोल प्ले करना चाहिए, और जो एम्प्लॉयज है वो सत्याग्रह पर भी जा सकते हैं, स्ट्राइक भी कर सकते हैं, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। और ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट आपको पता है, एल्टन मायो का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रेमुनरेशन से भी ज़्यादा रिलेशन को अहमियत देते हैं। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो बढ़िया सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एम्प्लॉयज के साथ इंटीग्रिटी बढ़ाए, बिलोंगिंगनेस बढ़ाए। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे। अब हम देखते हैं राइट साइड में हमें दे रखा है यूटिलिटी ऑफ नॉन वायलेंस एज मीन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो ये हमारा सी वाले में आ जाएगा। सी में हमारा 1 आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल एंड सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट लाइज इन इट्स डीलिंग विद इट्स पीपल। तो ये ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। फिर वॉलेंट्री नेगोशिएशन हमारा गिरी अप्रोच में आ जाएगा। वॉलेंट्री नेगोशिएशन हमारा गिरी अप्रोच में आ जाएगा। एक बार हम फिर इसे देखते हैं। तो गिरी अप्रोच में हम कर देंगे वॉलेंट्री नेगोशिएशन 3 हो जाएगा। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिकल वाले में अभी देखते हैं गांधीयन अप्रोच में हम नॉन वायलेंस वाला कर देंगे। और फिर इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिकल वाले में इन्वेस्टिगेशन वाला आ जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 हमें किस में दे रखा है? बी वाले में दे रखा है, तो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि एक पेज पर आ नहीं पाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मैगजीन एज ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जैसा कि आपको पता है रिक्रूटमेंट में हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट आए जिससे कि हम बेस्ट को सिलेक्ट कर पाएँ। तो रिक्रूटमेंट के लिए हम एडवर्टीजमेंट देते हैं और एडवर्टीजमेंट देने के काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक मेथड की बात कर रहा है मैगजीन। ये सारे एडवर्टीजमेंट के मेथड काम में लिए जाते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि इंटरनल वाले में तो हम ट्रांसफ़र या फिर डिमोशन प्रमोशन इनके थ्रू कर लेंगे। तो ये मैगजीन वाले का बेनिफिट पूछ रहा है और 3 हमें नॉन एडवांटेज दे रखे हैं, एक हमें एडवांटेज दे रखा है। लेस एक्सपेंसिव, लॉन्ग लीड टाइम फॉर एडवर्टीजमेंट प्लेसमेंट, रीच ए डाइवर्स ऑडियंस, मैनी अनमोटिवेटेड एप्लीकेंट। तो एक एक पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनी अनमोटिवेटेड एप्लीकेंट। अनमोटिवेटेड या अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट क्या होते हैं? जो बिना किसी एडवर्टीजमेंट वगैरह के थ्रू खुद ही आ जाते हैं अपने आप ही। तो रेपुटेड कंपनी में आते हैं कि सर यहाँ पर जॉब है क्या? तो मैगजीन का ये बेनिफिट होगा क्या? नहीं होगा, ये खुद ही ऐड दे रहा है मैगजीन के थ्रू, तो अनमोटिवेटेड क्यों आएंगे? फिर हम ए वाले पॉइंट की पहले बात कर लेते हैं। लेस एक्सपेंसिव, मैगजीन में ऐड देना लेस एक्सपेंसिव पड़ेगा क्या? डिपेंड करता है मैगजीन कौन सी है। फिर भी जनरली हम ये मान लेते हैं कि एक्सपेंसिव ही पड़ेगा, सस्ता नहीं पड़ेगा। फिर बी वाले में दे रखा है लॉन्ग लीड टाइम फॉर एडवर्टीजमेंट प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब होता है? लॉन्ग लीड टाइम फॉर एडवर्टीजमेंट प्लेसमेंट दो बातें होती है, एक होता है लीड टाइम ज़्यादा है और एक होता है लीड टाइम कम है। ज़्यादा और कम होने का यहाँ पर क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि आप किसी सीरियल में, टीवी सीरियल में ऐड देना चाहते हो, तो ऐसा हो सकता है क्या कि आप मंडे को टीवी सीरियल वालों को बोलो कि कल रात को 8 बजे आपका सीरियल आए तो उसमें हमारा ऐड चला देना? नहीं हो पाएगा। कम से कम 2-3 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा, ऐड तैयार करना पड़ेगा, इस तरीके से काम हो पाएगा। न्यूज़पेपर वाले को हो सकता है एक दिन पहले बोलने पर आपका काम चल जाए, ऑनलाइन वाले में तो हो सकता है 1 घंटे पहले ही काम चल जाए। तो ये बोल रहा है कि मैगजीन में जो लीड टाइम है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होना नुकसानदायक है या कम होना नुकसानदायक है? ज़्यादा होना नुकसानदायक है, क्योंकि देखो मान लीजिए कि 2 महीने बाद में ऐड आएगा, 2 महीने बाद में सिचुएशन चेंज हो चुकी होगी और ऐड आपने पहले ही तैयार कर लिया, तो हमारे ऐड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कई बार क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्या होता है, खिलाड़ियों से ऐड पहले ही शूट करा लिया और क्रिकेट में खिलाड़ी चल नहीं रहे तो ऐड को रोकना पड़ता है। तो लॉन्ग लीड टाइम तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो नुकसानदायक और है। तो बी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। रीच ए डाइवर्स ऑडियंस, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या होगा कि देखो बाकी जगह हम ऐड देंगे, टीवी पर ऐड देंगे तो सभी लोग ऐड देखेंगे और कोई भी फ़ोन करके परेशान करेगा या कोई भी इंटरव्यू देने चलाएगा। लेकिन मैगजीन में हम ऐड देंगे और उसी से रिलेटेड मैगजीन होगी तो हमारे पास डाइवर्स ऑडियंस आएगी। जैसे हम सीए की मैगजीन में ऐड देंगे तो सीए के टीचर ही हमारे पास आएंगे, कॉमर्स के टीचर ही हमारे पास आएंगे। सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 117, ऑप्शन आपको पता ही है क्या दे रखे हैं और असर्शन में क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मस्ट ऑलवेज बी सीन विद इन द स्ट्रेटेजी। ये बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को भी उसी के अंदर देखा जाना चाहिए। आर में बोल रहा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ द बिजनेस विल बी ए वेस्ट ऑफ टाइम। इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो यदि आप रियलिटी को ध्यान में रखकर नहीं करोगे तो आप अपना टाइम खराब करोगे। बिल्कुल सही बात है और दोनों ही सही है, इजी सा क्वेश्चन है। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, मैच द फॉलोइंग गोल्डन पैराशूट, गेन शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शन एंड एनुअल बोनस। ये हमें चीज़ें दे रखी है तो इनके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो गोल्डन पैराशूट क्या होता है? मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी के अंदर आप सीईओ हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और 5 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि 5 साल तक आप हमारी कंपनी को छोड़कर नहीं जाओगे और हम भी आपको हटाएंगे नहीं और हम आपको 5 साल के 10 करोड़ रुपए देंगे। एक बड़ी कंपनी है जिसमें आपको सीईओ बनाया गया है, 5 साल के 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। नहीं तो आप छोड़कर जा सकते हो, नहीं ही कंपनी आपको निकाल सकती है। 2 साल बाद में क्या हुआ? कंपनी ने किसी वजह से अदर कंपनी के साथ मर्जर कर लिया या खुद को सेल कर दिया अदर
कंपनी को। अब दो कंपनियां मिलकर एक हो गई तो सीधी सी बात है कुछ एम्प्लॉयज़ को तो हटाना ही पड़ेगा, डबल एम्प्लॉयज़ तो नहीं रख सकते। लेकिन आपको हटाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने भी प्रॉमिस पूरा किया है तो कंपनी को भी करना पड़ेगा। तो हुआ क्या, जो नई वाली कंपनी है वो आपको कंपनसेशन दे देगी कि भैया हम हाथ जोड़ते हैं, आप घर पर जाओ, हम आपको पैसे दे देते हैं, यहाँ पर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो पैसे दे दिए आपको, हटाने के पैसे दे दिए। ये होता है हमारा गोल्डन पैराशूट। फिर सेकंड चीज़ है गेन शेयरिंग। नाम से ही लग रहा है, गेन शेयरिंग में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है कि कंपनी को जो भी फ़ायदा होगा आपको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। लेकिन ऐसे ही मिलेगा या मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयज़ को बोल दिया जाता है आप सभी मिलकर काम करो, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो आपको भी मिलेगा। तो सभी एम्प्लॉयज़ को मिलजुल कर काम करना होता है। यहाँ पर मान लो कुछ एम्प्लॉय ने बढ़िया से काम किया, कुछ ने नहीं किया, तब तो काम हो नहीं पाएगा, सभी को मिलकर करना पड़ेगा। इंडिविजुअली स्पेसिफिक एफर्ट हम नहीं देख सकते हैं कि राम ने बढ़िया किया कि श्याम ने बढ़िया किया। स्टॉक ऑप्शन की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है कि ऑफर देती है, कौन ऑफर देता है, कंपनी ऑफर देती है। किसको ऑफर देती है, एम्प्लॉयज को ऑफर देती है। किस बात का ऑफर देती है कि आप हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद सकते हो, खरीदने का राइट देती है, ऑब्लिगेशन देती है, राइट देती है कि आपकी मर्जी हो तो खरीद लेना, मर्जी नहीं हो तो मत खरीदना। खरीदेंगे कब, फ्यूचर में खरीदेंगे, आज नहीं खरीदेंगे। और कौन सी प्राइस पर खरीदेंगे, प्रेजेंट वाली प्राइस पर खरीदेंगे। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में कंपनी एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है कि आप फ्यूचर में कंपनी के शेयर खरीद सकते हो प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। तो एम्प्लॉयज़ मेहनत करेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़े, और बढ़ गई तो प्री डिटरमाइंड रेट पर खरीद लेंगे, और यदि रेट नहीं बढ़ी तो नहीं खरीदेंगे। ये हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है। अब देखो नेक्स्ट बात है एनुअल बोनस। तो पहली बात तो नाम से ही लग रहा है कि ये एनुअली दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि बोनस के रिगार्डिंग हमारा एक्ट होता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। वैसे तो लेबर लॉज हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन एचआरएम होने के कारण लेबर लॉज के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और जिन लोगों का मेन सब्जेक्ट ही एचआरएम है, कोड 55, उन लोगों के तो लेबर लॉज काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज में भी लेबर लॉज पूछे जाते हैं। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को कभी हम डिटेल में 1 आवर की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बारे में। इनको ध्यान से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और अगले अटेम्प्ट में आप उसको इंपॉर्टेंट मानकर जाओ, पहले ही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम बोनस की। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग बोनस देना कंपलसरी होता है। सेक्शन 10 कहता है मिनिमम बोनस कितना दिया जाएगा, 8.33% ऑफ सैलरी, ये मिनिमम बोनस होता है। मैक्सिमम बोनस के लिए सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन 11 होता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। कितना होता है, 20% ऑफ सैलरी। लेकिन मिनिमम दिया जाएगा या मैक्सिमम दिया जाएगा, इसके बीच में से दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, उसको समझने के लिए हमें 10-15 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना आप लोग याद कर लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टाइम लिमिट, कि बोनस का पेमेंट कितने दिनों के अंदर कंपनी को करना पड़ेगा। सेक्शन 19 इसका होता है। जनरली तो कंपनी 8 महीने के अंदर अंदर बोनस का पेमेंट कर देगी। 8 महीने कहाँ से, अकाउंटिंग ईयर एंड होने से। लेकिन यदि कोर्ट में केस चल रहा था किसी भी प्रकार का, कोर्ट में या आर्बिट्रेशन वगैरह में, तो उस केस का फैसला आने से, फैसले को यहाँ पर अवार्ड कहते हैं, तो फैसला आने से 1 महीने के अंदर अंदर ही आप पेमेंट कर दोगे। तो ये हमने पढ़ा। अब हम ऑप्शन देखते हैं हमारे। द राइट टू परचेज स्टेटेड नंबर ऑफ शेयर इन ए कंपनी इन फ्यूचर एट टूडेज प्राइस। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 में स्टॉक ऑप्शन हो जाएगा। एन इंसेंटिव प्लान दैट इंगेजेज इन कॉमन एफर्ट टू अचीव प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव एंड शेयर द गेन। इसमें बोल रहे हैं कि यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके साथ गेन शेयर करेंगे, तो गेन शेयरिंग हो जाएगा। पेमेंट कंपनीज मेक इन कनेक्शन विद चेंज इन ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ कंपनी। कंपनी पेमेंट करती है क्योंकि कंपनी की ओनरशिप या कंट्रोल में चेंज हो गया, तो गोल्डन पैराशूट हो जाएगा। प्लान्स डिजाइन टू मोटिवेट शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एंड आर ट्राई टू कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। स्पेलिंग कुछ गलत हो गई है, तो इसमें क्या आएगा, बोनस आ जाएगा।
बोनस शॉर्ट टर्म के लिए ये होता है, एनुअली दिया जाता है। तो ये हमारे ऑप्शन हो गए। गोल्डन पैराशूट वाले के अंदर हमने क्या किया, गोल्डन पैराशूट वाले के अंदर हमने किया 3, गेन शेयरिंग वाले के अंदर तो ये 2 ही आ जाएगा, स्टॉक ऑप्शन वाले के अंदर 1 आ जाएगा। 3 2 1 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 2 1 4 हमें किस में दे रखा है, 4 वाले में दे रखा है, 4 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। मटेरियल रिसोर्सेज आर सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ मशीन एंड दे कैन नॉट हैव एन आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट। ये बोल रहा है कि जो भी मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं वो तो मैकेनिक साइंस से चलते हैं और इनपुट से ज़्यादा आप आउटपुट नहीं बना सकते। ह्यूमन रिसोर्सेज आर कैपेबल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बोल रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स कैन नॉट यील्ड एन आउटपुट दैट मे बी फार ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ देयर इनपुट वारंट। एंड की जगह यहाँ पर एन हो जाएगा और ये बोल रहा है जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो इनपुट से ज़्यादा वैल्यू का प्रोडक्शन नहीं बना सकते। डी वाले में बोल रहे हैं इन द करेंट सिनेरियो ग्रेजुअली द एम्प्लॉई हैड शिफ्टेड फ्रॉम मसल पावर टू यूज ऑफ माइंड पावर। फॉल्स हमें बताना है तो फॉल्स वाले के अंदर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक बार हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो डी वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। पहले फिजिकल पावर देखी जाती थी, आजकल माइंड पावर देखी जाती है। जो मसल पावर है उसका कोई योगदान नहीं है, माइंड देखा जाता है। मसल पावर के लिए तो आप बंदे रख सकते हो, माइंड को आप खरीद नहीं सकते। फिर बी वाले में ये बोल रहा था जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है। बिल्कुल सही है, ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है एजुकेशन पर, ट्रेनिंग स्किल वगैरह पर। सिंगापुर जैसे कंट्री तो अपनी जीडीपी का 30% पैसा भी खर्च कर देते हैं। इंडिया जैसी कंट्री तो 1.5-2% ही खर्च करते हैं। फिर ए वाले पॉइंट में ये बोल रहा है कि मटेरियल रिसोर्सेज मैकेनिक साइंस से चलते हैं, इनपुट से ज़्यादा आउटपुट नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात है। यदि आपके पास 1 किलो आटा है तो उसमें आप 2 किलो रोटियां नहीं बना सकते। वो बात अलग है कि उसमें आप 1 किलो नमक डाल दो या बहुत सारा पानी डाल दो तो फिर हो सकता है कि जो वेट है वो बढ़ जाए। फिर सी वाले में ये बोल रहा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज है वो इनपुट से ज़्यादा का आउटपुट नहीं बना सकते। ये तो बिल्कुल ज़्यादा गलत बात है। इनपुट से तो बहुत ज़्यादा वैल्यू का हम आउटपुट बना सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो मैंने बनाया तो इसके अंदर कॉस्ट कितनी आई, मान लीजिए मुश्किल से 50 रुपये कॉस्ट आई। जो मोबाइल का डेप्रीसिएशन हम लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, जो भी माइक वगैरह, वो मेरा टाइम, 50 रुपये कॉस्ट एक बार हमने मानी, लेकिन इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो सी वाले में तो ये बोल रहा था नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो गया। सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एग्जम्पशन प्रीमाइस। मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की बहुत सारी अप्रोचेज होती है जिनको हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको कुछ अप्रोच बताई थी। एक तो मैंने गिरी अप्रोच आपको बताया, एक गांधीयन अप्रोच मैंने आपको बताया, एक ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मैंने आपको बताया, एक अपन ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और एक ये होता है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। देखो प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर के एम्प्लॉय होते हैं। पहले तो ये बता दूं प्लूरलिस्टिक अप्रोच किसने दिया था, केयर नाम का एक पर्सन था, मेनली उसका इसके अंदर योगदान था। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट कल्चर के एम्प्लॉयज होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना स्वाभाविक है। एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट अलग होते हैं, मैनेजमेंट के इंटरेस्ट अलग होते हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। लेकिन आप कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट को दूर कैसे कर सकते हो, पहली बात तो बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सारी पावर मैनेजमेंट के पास में ही हो। गवर्नमेंट भी कुछ रूल्स रेगुलेशन बना सकती है कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। जो हमारा इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच था वो तो रीजन पर ध्यान देता था कि आप रीजन की तह में जाओ, और जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है वो रिजोल्यूशन पर ध्यान देता है कि सॉल्यूशन कैसे हो, इस पर ध्यान देता है।
तो क्या क्या हमें ऑप्शन दे रखे हैं। कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन द टेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज टू ट्रीट वर्कर एज एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल एंड डिप्राइव हिम ऑल कंट्रोल ओवर हिज एनवायरनमेंट। ये बोल रहा है प्लूरिस्टिक अप्रोच कौन सी अजम्पशन पर बेस्ड है। ए वाले में ये बोल रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए अराइज होता है क्योंकि जो इंडस्ट्री वगैरह है वो इंडिविजुअल को आइसोलेटेड मानती है। बी वाले में बोल रहे हैं दैट एन एंटरप्राइज कंटेन्स पीपल विद कोलिएशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। ये बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए अराइज होता है क्योंकि एम्प्लॉयज के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। सी वाले में ये बोल रहे हैं द इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट इज ए पार्ट ऑफ बॉर्डर सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेज। ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट का ही पार्ट है। डी वाले में बोल रहा है देयर इज नो कंसेंसस इज पॉसिबल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज पीपल आर विद डिफरेंट सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। डी वाले में ये बोल रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा और कॉन्फ्लिक्ट का कोई इलाज नहीं है क्योंकि डिफरेंट सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड होते हैं। हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डी नहीं होगा क्योंकि डी वाले में ये बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट का कोई इलाज ही नहीं है, जबकि प्लूरलिस्टिक अप्रोच ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का इलाज है, बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इंटरवेन करना चाहिए, यूनियन का भी योगदान होगा। प्लूरलिस्टिक को हिंदी में कहते हैं बहुलतावादी अप्रोच। प्लूरल होता है तो वो बहुवचन होता है, उसी से बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। द जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले मैं आपको जेडीआई के बारे में बता देता हूँ। देखो जेडीआई क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स। देखो यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अच्छी बात है, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो तो बजाय अपने दिमाग में फिट करने के कि ये आंसर आएगा, उससे ज़्यादा बढ़िया है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देख लो। क्योंकि यदि आप ऑप्शन में दिमाग नहीं लगाकर मेरा वाला कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपके दिमाग में केवल सही आंसर ही रहेगा और आपने पहले खुद का दिमाग लगा लिया कि अच्छा इसमें डिस्क्रिप्शन आ रहा है और क्वेश्चन में इसमें डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये वाला आंसर हो सकता है। तो आपके दिमाग ने दो आंसर को सही मान रखा है और फिर आपके एग्जाम में गलत होने की संभावना है। एग्जाम में आप अलग अप्रोच से चल सकते हो, एग्जाम में आप सोच सकते हो कि कौन सा आंसर सही आएगा, लेकिन यहां पर इस वाले तरीके को आपको फॉलो करना है। तो ग्रुप जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स में क्या होता है, ये इंडेक्स काम में लिया जाता है। इसके अंदर टोटल 72 पॉइंट्स होते हैं। उन 72 पॉइंट्स की मदद से ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। और ये इंडेक्स क्यों तैयार किया जाता है, एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन पता करने के लिए कि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई भी है या नहीं है। और 5 चीज़ों के साथ एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन देखा जाता है। किसके साथ, पहली बात तो जॉब, कि जो वो जॉब कर रहा है उससे सेटिस्फाई है या नहीं है, वो काम करने में मज़ा आना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूँ। पहले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करता था तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता था, सुबह जाता था शाम को आता था, एक दिन भी ऑफिस जाने का मन नहीं करता था। तो जॉब से इंसान सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरी बात पे, सैलरी वगैरह से सेटिस्फाई है या नहीं है। अगली बात, प्रमोशन से सेटिस्फाई है या नहीं है, जो भी प्रमोशन आपकी पॉलिसीज है। कोवर्कर से भी सेटिस्फाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और सुपरवाइजर बार बार सुपरविजन करता है तो उनसे सेटिस्फाई है या नहीं है। हम लोग टीचर हैं और फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं, तो कई बार क्या होता है स्कूल और कॉलेज में भी सुपरवाइजर होते हैं, जो प्रिंसिपल होता है या फिर जो पीटीआई वगैरह होते हैं, वो चेक करते रहते हैं क्लासरूम में आके कि टीचर बैठा तो नहीं है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। अब बार बार आकर सुपरवाइजर परेशान करेगा तो हम सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। कि आपको मेरी स्किल पता करनी है तो पहले आप पता कर लो कि आपको पढ़ाने के कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, उसके बाद आप लोग मुझे बैच दे देना। तो इन 5 चीज़ों से सेटिस्फेक्शन को चेक किया जाता है जेडीआई से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर क्या मेजर किया जाता है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जॉब एटीट्यूड, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब स्किल रिक्वायरमेंट। हमारा आंसर आएगा जॉब एटीट्यूड। देखो जो सेटिस्फेक्शन है वही तो एम्प्लॉयज का एटीट्यूड तय करेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पहले से ही पता है, इसके अंदर ड्यूटीज आती है। जॉब स्किल रिक्वायरमेंट एक तरीके से जॉब स्पेसिफिकेशन है, जो बताता है किसी जॉब को करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन दोनों जॉब एनालिसिस का पार्ट होते हैं। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 के बाद क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है, assertion
ऑप्शन आपको पहले ही नज़र आ रहे हैं कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है, डेवलपमेंट इन एचआरएम इज ए शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस विद टेम्परेरी इंटरवेंशन। रीजन कहता है इट इज एजुकेशनल प्रोसेस यूटिलाइजिंग ए सिस्टेमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिव, कोऑपरेटिव की जगह ऑपरेटिव कर देना है, ऑपरेटिव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इन करंट जॉब। देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है डेवलपमेंट। दोनों में क्या अंतर होता है, ट्रेनिंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए, डेवलपमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेनिंग होती है लोअर लेवल जॉब के लिए, डेवलपमेंट होता है मैनेजर वगैरह के लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ट्रेनिंग होती है केवल करंट जॉब के लिए होती है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो फ्यूचर जॉब के लिए होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, फ्यूचर स्किल को, फ्यूचर एबिलिटी, पोटेंशियल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। ये खास पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ट्रेनिंग केवल करंट जॉब के लिए होती है और डेवलपमेंट फ्यूचर आपकी पोटेंशियल्स को निखारता है। तो ए वाले में ये बोल रहा था डेवलपमेंट इन एचआरएम इज ए शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस, बिल्कुल गलत बात है, डेवलपमेंट तो लॉन्ग टर्म चलता है। अगली बात, इट इज एजुकेशनल प्रोसेस यूटिलाइजिंग ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉई। देखो यहाँ तक बात सही थी, लेकिन ऑपरेटिव एम्प्लॉई को हम सही भी मान सकते हैं, गलत भी मान सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट मेनली मैनेजर्स वगैरह के लिए होता है। लेकिन आगे इसने बोला परफॉर्मेंस इन करंट जॉब, तो रीज़न वाला बिल्कुल ही गलत हो गया, करंट जॉब के लिए नहीं होता, फ्यूचर जॉब के लिए होता है। दोनों ही हमारे रॉन्ग हो गए, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। 123 में हमें ये चार चीज़ें दे रखी है, पेयर्ड कंपैरिजन, फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड, और राइट साइड में हमें ये चीज़ें दे रखी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें किस बात से रिलेटेड है। ये चीज़ें परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल के लगभग 17 मेथड्स होते हैं। 11 तो होते हैं ट्रेडिशनल मेथड और 6 होते हैं मॉडर्न मेथड। आप यदि आपके नेट एग्ज़ाम के पेपर उठाकर देखोगे दिसंबर 2009 से दिसंबर 2019 तक के, या एचआरएम कोड 55 के, तो एक सिंगल एग्ज़ाम भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हो। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये मेथड टफ होते हैं। तो यदि आप लोगों की रिक्वेस्ट और डिमांड रही तो कल मैं आप लोगों के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के 17 मेथड का एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें हम ट्रिक से और एग्जाम्पल से बिल्कुल आसान भाषा में परफॉर्मेंस अप्रेजल को समझेंगे। तो आप लोगों को बस एक काम करना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बस इतना लिख देना है #JP गर्ग, और कुछ भी नहीं लिखना है, #JP गर्ग लिख देना है, कोई भी बीच में स्पेस कुछ नहीं देना है। फिर कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। कमेंट्स नहीं आए तो फिर हम हमारा कोई नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इन 4 मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं कि पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। देखो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड क्या होता है, एक तो होता है सिंपल रैंकिंग मेथड, एक होता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। रैंकिंग मेथड में तो एक एम्प्लॉय को सभी एम्प्लॉय से कंपेयर किया जाता है। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉय है तो मिस्टर राम को बाकी के 999 एम्प्लॉयज़ के साथ कंपेयर किया जाएगा और एक साथ कंपेयर किया जाएगा। और पेयर्ड कंपैरिजन में भी मिस्टर राम को सभी एम्प्लॉय से कंपेयर किया जाता है, लेकिन जोड़ा बनाकर कंपेयर किया जाएगा। पहले मिस्टर राम को मिस्टर श्याम के साथ, फिर मिस्टर राम को मोहन के साथ, इस तरीके से 1 to 1 कंपैरिजन होता है। फोर्स चॉइस मेथड में क्या होता है, फोर्स चॉइस मेथड में हम कुछ स्टेटमेंट काम में लेते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। वो स्टेटमेंट जनरली 4 स्टेटमेंट होते हैं, वैसे तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन फोर्स चॉइस मेथड में जो स्टेटमेंट होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए वो जनरली 4 होते हैं। उनमें से 2 पॉजिटिव होते हैं और 2 नेगेटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए कि टीचर का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, तो कैसे कैसे किया जा सकता है, 2 पॉजिटिव लेने पड़ेंगे और 2 नेगेटिव लेने पड़ेंगे। क्या क्या हम ले सकते हैं, हमने ले लिया कि टीचर टाइमली कोर्स कंप्लीट कराता है या फिर नहीं करवाता है। दूसरी बात, टीचर एग्जाम ओरिएंटेड मैटर पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है। तीसरी बात, जो टीचर है वो अपने कुछ फेवर्ड स्टूडेंट का ज़्यादा पक्ष लेता है, स्टूडेंट
कुछ खास बच्चे उसने बना रखे हैं। और डी वाला पॉइंट है, जो टीचर है वो झूठे प्रोमिस करता है कि मैं आपको ये करा दूंगा वो करा दूंगा, बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन करा नहीं पाता है, कैपेसिटी के बाहर जाकर प्रोमिस कर देता है। तो ये होता है हमारा फोर्स्ड चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड। फिर एक होता है क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंस में क्या होता है कि हमने कुछ इंसिडेंट्स डिटरमाइन कर लिए। इंसिडेंट्स कैसे डिटरमाइन कर लिए, जैसे टीचर का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है तो प्रिंसिपल ने डिसाइड कर लिया कुछ इंसिडेंट्स। कैसे डिसाइड कर लिए कि टीचर क्लास में बैठा हुआ नहीं मिलना चाहिए, दूसरी बात टीचर क्लास में बोलता हुआ पाया जाना चाहिए, तीसरी बात टीचर के बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ मिलना चाहिए, चौथी बात क्लास में बच्चा सोया हुआ नहीं मिलना चाहिए। ये कुछ इंसिडेंट्स डिसाइड कर लिए। इनके बेसिस पर कुछ चेकलिस्ट डिसाइड कर लेते हैं। उनके बेसिस पर देखा जाता है कि बढ़िया परफॉर्मेंस हो रही थी या नहीं हो रही थी। फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड में सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो हमारा इमीडिएट सुपीरियर है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करता है। क्यों नहीं करता? हमें लगता है कि जो हमारा इमीडिएट सुपीरियर है वो तो हमसे खार खाए बैठा है और वो तो हमें बिल्कुल मतलब कम रेटिंग देगा, तो हमने रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट से कि उस पर्सन से मत करवाओ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो एचआर डिपार्टमेंट से एक अलग बंदा आएगा, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा और वो बंदा आपके डिपार्टमेंट का नहीं होगा। वो आपका भी इंटरव्यू लेगा, आपके रिकॉर्ड भी चेक करेगा और आपके इमीडिएट सुपीरियर को भी चेक करेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो किसके अंदर कौन सा पॉइंट आएगा। पेयर्ड कंपैरिजन, राइट वाली चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। रिव्यू एम्प्लॉय, रिकॉर्ड एंड होल्डिंग इंटरव्यू ऑन डेफिनिट टेस्ट क्वेश्चन। तो ये वाले जो 4 पॉइंट थे, इसी में से ही हमें एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली हमें मिले या नहीं मिले। तो इसके अंदर हम फील्ड रिव्यू कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉई के रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं और इंटरव्यू लिया जा रहा है। सेट ऑफ पेयर ऑफ फ्रेसेज, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट। तो इसके अंदर हम फोर्स्ड चॉइस मेथड कम मिलेंगे, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट और फ्रेसेज को कम में लिया जा रहा है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफेक्टिव एंड नॉन इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट। इसके अंदर क्रिटिकल इंसिडेंट्स को हमें लेना पड़ेगा। परफॉर्मेंस देख लेते हैं उन इंसिडेंट्स के बेसिस पर कि बढ़िया परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिलेटिव रैंकिंग के अंदर पेयर्ड कंपैरिजन आ जाएगा। मैंने बताया कि पेयर्ड कंपैरिजन भी रैंकिंग का ही एक तरीका है, लेकिन ये एक तरीके से रिलेटिव रैंकिंग हो गई। एक एम्प्लॉय को एक ही एम्प्लॉय के साथ एक बार में कंपेयर किया जा रहा है। तो ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। 124 देखो क्या कहता है। मैच द फॉलोइंग, रेशनल सिस्टम अप्रोच, द अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट, सोशल सिस्टम अप्रोच, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या होते हैं ये। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही फंक्शनल फोरमैनशिप भी दिया था। सोशल सिस्टम अप्रोच किसने दिया था? ए.के. राइस ने दिया था। और ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सोशल सिस्टम मेनली बस इसी बात से रिलेटेड है, एम्प्लॉइज पर सोशल एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। रेशनल सिस्टम अप्रोच, रेशनल सिस्टम अप्रोच के अंदर आएगा 2 मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये हमने पहले भी देखा था। द अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट, अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट वाले के अंदर आ जाएगा हमारा हाथोर्न स्टडी। तो 4 आ जाएगा। 2 4 3 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 4 3 1 हमें किस में दे रखा है? ए में। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको हाथोर्न स्टडी के बारे में बता देता हूँ। हाथोर्न स्टडी पहली बात हुई कहाँ पर थी? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में हुई थी। एग्जाम में पूछा जाता है, इस कंपनी का नाम पूछा जाता है। अगली बात, किसने किए थे ये हाथोर्न एक्सपेरिमेंट? एल्टन मायो ने किया था। एल्टन मायो का नाम आपको ज़रूर याद हो गया होगा। और एल्टन मायो के साथ ही एक और पर्सन अटैच थे, रोथलिस बर्जर। रोथलिस बर्जर और एल्टन मायो ने ये किया था। हाथोर्न स्टडी के अंदर इन्होंने क्या पता लगाया? इन्होंने पता लगाया कि जब ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन कह सकते हो या सुपरविजन कह सकते हो, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा सही शब्द है। तो जब ऑब्जर्वेशन होता है तो एम्प्लॉय के बिहेवियर में चेंज आ जाता है। बिल्कुल आसान सी बात है। यदि कोई नहीं देख रहा है तो एम्प्लॉय अलग तरीके से काम करेगा और कोई चेक कर रहा है तो अलग तरीके से काम करेगा। जब प्रिंसिपल क्लास में आ जाएगा तो बच्चे तो क्या, टीचर भी सीधे हो जाएंगे। तो ये
मतलब हो गया हमारा हाथॉन स्टडी। अब इसी बेसिस पर कुछ अहमदाबाद में भी एक्सपेरिमेंट हुए थे। हाथॉन स्टडी के बेसिस पर हर कंट्री में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए। जो अहमदाबाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए वो भी AK राइस ने ही किए थे। तो कहने का मतलब AK राइस दोनों से अटैच है, बी वाले से भी अटैच है, अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट से भी अटैच है और सोशल सिस्टम अप्रोच से भी अटैच है। लेकिन यदि हम AK राइस को बी वाले में कर देते हैं तो फिर सी वाले में हम क्या करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिसाइडिंग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट इन सिलेक्शन मेथड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, दो चीज़ें होती है, एक होता है वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट और दूसरा होता है रिलायबिलिटी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब आपको पहले से ही पता है। सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है तो पहले कुछ टेस्ट लिए जाएंगे। आपने कुछ टेस्ट पढ़े होंगे, जैसे ट्रेड टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, IQ टेस्ट होता है, विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं। अलग से एक वीडियो कभी मैं लेकर आऊँगा। अब वो टेस्ट, उन टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक की जाती है। एग्जाम में इनका मीनिंग पूछ लेता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, वैलिडिटी के अंदर आपको एक वर्ड याद रखना है। वैलिडिटी क्या चेक करती है? एक्सटेंट को चेक करती है। एक्सटेंट का मतलब क्वांटिटी एक तरीके से। तो वैलिडिटी में हम ये चेक करते हैं कि जो हमने पर्टिकुलर सिलेक्शन टेस्ट बनाया है वो कितनी चीज़ें चेक कर रहा है और उस जॉब के लिए जो चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए वो चीज़ें हम चेक भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पुलिस की जॉब है, एक पुलिस वाला बढ़िया काम कब कर पाएगा, क्या क्या स्किल पुलिस वाले के अंदर होनी चाहिए। पहली बात तो वो फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि चोर का पीछा करना पड़ेगा, चोर तो भाग जाएगा, पुलिस वाला पीछे रह जाएगा। तो पुलिस वाले को पहली बात फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर दिमाग भी होना चाहिए पुलिस वाले के अंदर। यदि पुलिस वाला, चोर तो चोरी करके भाग गया, पुलिस वाले को यदि रीजनिंग नहीं आती तो फिर वो पकड़ नहीं पाएगा, काफ़ी तेज उसका दिमाग होना चाहिए। तीसरी बात, सोशल स्किल पुलिस वाले के अंदर होनी चाहिए। अपराधियों में भय और जनता में विश्वास होना चाहिए। सोशल स्किल नहीं होगी तो उल्टा काम करेगा। इंटेग्रिटी होनी चाहिए। तो मैंने ये 4 पॉइंट बताए कि पुलिस वाले के अंदर ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। फिजिकल पावर होनी चाहिए उसके अंदर, उसके पास रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, सोशल स्किल होनी चाहिए। इनके बेसिस पर हमने एक सिलेक्शन टेस्ट बना दिया जो कि गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है पुलिस की जॉब के लिए। अब गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया कि सर आप पता करो, हम जो ये पुलिस की भर्ती के लिए टेस्ट करवा रहे हैं ये सही भी है क्या पुलिस का काम करने के लिए। तो यदि मैं उस सिलेक्शन टेस्ट की वैलिडिटी चेक कर रहा हूँ और वैलिडिटी ही मुझे चेक करनी है, तब मैं ये चेक करूँगा कि पुलिस की जॉब करने के लिए जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए उन कैपेबिलिटी को चेक करता है कि नहीं करता आपका सिलेक्शन टेस्ट, या फिर वैसे ही बस याद करके नंबर ले और पुलिस की जॉब में आपने भर्ती कर लिया। ये हम चेक करेंगे। अब अगली बात है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर एक वर्ड याद कर लो, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब निरंतरता। रिलायबिलिटी क्या चेक करती है कि वो जो हमने पर्टिकुलर टेस्ट बनाया वो वैलिड तो है, उन 4 चीज़ों को चेक करता है, बिल्कुल सही चेक करता है। मान लीजिए तो वो जो पर्टिकुलर टेस्ट है वो वैलिड है, वो हर बार वैलिड रहता है क्या? कई बार तो वो चारों चीज़ों को चेक कर लेता है और कई बार चारों चीज़ों को चेक नहीं कर पाता। एम्प्लॉय ने कुछ ट्रिक्स वगैरह खोज रखी है और उन ट्रिक्स से वो सही कर देता है, मतलब वो रिलायबल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, ये इसके अंदर चेक किया जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड्स होते हैं जो हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिसाइडिंग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट इन सिलेक्शन मेथड। इसमें से ये बोल रहा है कि कौन सा मेथड रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी का मतलब ही कंसिस्टेंसी होता है, तो कौन सा मेथड रिलायबिलिटी को चेक करने का नहीं है ये हमें बताना है। तो इन चारों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रीजन सेंट्रिक अप्रोच। रीजन सेंट्रिक अप्रोच क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनके विभिन्न कंट्रीज में
बिजनेस फैला हुआ होता है, जैसे कि गूगल है, तो रीजन सेंट्रिक अप्रोच में वो क्या करते हैं, जिन जिन कंट्रीज़ में उनका बिजनेस फैला हुआ है वहाँ से वो लोग मैनेजर वगैरह को अपॉइंट कर लेते हैं। ऐसा क्यों? जैसे मान लो कि गूगल वाले केवल अमेरिका से ही मैनेजर को अपॉइंट करेंगे, तो अमेरिका का बंदा तो केवल अमेरिका के हिसाब से ही सोच पाएगा, इंडिया के हिसाब से नहीं सोच पाएगा कि इंडिया वालों को क्या पसंद है। तो अलग अलग कंट्री से वो लोग मैनेजर वगैरह को अपॉइंट कर लेते हैं, जैसे गूगल ने अपॉइंट किया हुआ है। रीजन सेंट्रिक अप्रोच आप आसानी से समझ गए होंगे। फिर देखो स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मेथड, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, रीजन सेंट्रिक अप्रोच आएगा। इसका रिलायबिलिटी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें सिलेक्शन टेस्ट तो कुछ चेक ही नहीं कर रहे हैं, बाकी की हमारी रिलायबिलिटी चेक करने के रिगार्डिंग है, तो ये हम समझ लेते हैं। स्प्लिट हाफ मेथड क्या होता है? मान लीजिए किसी टेस्ट के अंदर 100 MCQ है, किसी टेस्ट के अंदर 100 MCQ है, और सीधी सी बात है ये 100 के 100 MCQ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को चेक करने के लिए किया जा रहा है। पुलिस वाले की वो 4 चीज़ें चेक करने के लिए किया जा रहा है। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन 100 में से 30-40 चीज़ें तो ऐसी है जो पुलिस वाले के काम ही नहीं आएगी। पुलिस वाले को आपने याद करा रखा है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, और वो याद करे जा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपने पूछ रखे हैं और इनका तो कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा। तो स्प्लिट हाफ मेथड, नाम से लग रहा है स्प्लिट हाफ, तो इसमें क्वेश्चन को 2 में डिवाइड कर दिया जाता है, 50 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन। एक टेस्ट के 2 टेस्ट बना दिए गए, और वो दोनों के दोनों पेपर उस पुलिस वाले के कैंडिडेट को दे दिए गए, और दोनों टेस्ट उसने परफॉर्म किए। अब होना ये चाहिए कि अगर पहले टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो दूसरे में भी अच्छे नंबर आने चाहिए, तब तो हमारा टेस्ट रिलायबल है। एक में बहुत ज़्यादा आ गए, एक में बहुत ज़्यादा कम आ गए, तो जो आपकी क्वेश्चंस है वो रिलेवेंट नहीं है, दोनों उन क्वेश्चंस का कुछ भी लेना देना नहीं है। इसीलिए तो पेपर 1 और पेपर 2 कराया जाता है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप बोलोगे कि सब्जेक्ट ही अलग अलग है, तो फिर अलग अलग में डिवाइड करने से क्या हुआ, वो तो अलग अलग ही स्कोर आएगा। यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन थे उनको पहले रैंडमली किया जाता है, फिर स्प्लिट हाफ किया जाएगा, नहीं कि सब्जेक्ट वाइज करके आप अलग अलग कर दोगे। फिर टेस्ट रिलेटेड मेथड। टेस्ट रिलेटेड मेथड तो एक कॉमन वर्ड है जिसमें विभिन्न प्रकार की रिलायबिलिटी चेक करने के मेथड आते हैं। एक्सपेक्टेंसी डायग्राम। एक्सपेक्टेंसी डायग्राम में क्या होता है, मान लो 5 एम्प्लॉय थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, डी, ई। उनके सबसे पहले तो हमने स्कोर लिख लिए जो सिलेक्शन टेस्ट में आए थे। मिस्टर ए के 90 नंबर आए थे, बी के 70 आए थे, 75 आए थे, 60 आए थे, 95 आए थे, और इनको हम पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। अब इनकी परफॉर्मेंस इनके सामने लिख दी जाएगी, कौन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन बेकार परफॉर्म कर रहा है। तो सीधी सी बात है, पता चल जाएगा कि जो सिलेक्शन टेस्ट है उसके मार्क्स का और परफॉर्मेंस में कुछ लेना देना भी है क्या, वरना सिलेक्शन टेस्ट में तो 95 मार्क्स लेकर आ रहे हैं और परफॉर्मेंस देखो तो कुछ भी नहीं है, परफॉर्मेंस से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं रीजन सेंट्रिक अप्रोच, हमारा आंसर आ जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 126 हमारा क्या कहते हैं, पुट द फॉलोइंग स्टेप ऑफ डिस्क्रीट सिलेक्शन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट मेथड। सिलेक्शन प्रोसेस दे रखी है, टोटल 7 पॉइंट दे दिए हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और इनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, कॉम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू, फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। अब देखो ये वाले जो स्टेप होती है, यदि आप 12th वाली बुक उठाओगे तो आपको अलग प्रोसीजर देखने को मिल सकती है, बीकॉम वाली अलग, एमकॉम वाली अलग। 80% प्रोसीजर सेम रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया होता है एग्जाम में, उसी के बेसिस पर हमें करना होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, उसके बाद में क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक होगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, इसी को ही सिलेक्शन टेस्ट भी कहते हैं, उसके बाद कॉम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू होगा, उसके बाद में बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, बैकग्राउंड चेक करने को रेफरेंस चेक भी कह सकते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब मेडिकल चेकअप हो रहा है, ड्राइवर की जॉब है और एक आंख से दिखाई नहीं देता, ये चेक किया जाएगा, और फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो 1 2 5 6 1 2 5 6 3 4 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा।
एक दो, एक बार फिर से हम देखते हैं। नहीं, देखो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 5 6 3 4 7। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है और पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना है। लेकिन देखो, एक पेज पर क्वेश्चन आ नहीं पा रहा है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो मैं ही बता देता हूँ। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द ड्यूटीज एंड स्किल, लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट, एज लिस्ट ऑफ जॉब ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो आप लोग ही बता देना इसके अंदर 3 1 2 आएगा, 1 2 3 आएगा, क्या आंसर आएगा, इस तरीके से आप लोगों को बता देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। और एक वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए मैंने कहा है कल, तभी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में #JP गर्ग लिख देना है, कोई बीच में स्पेस वगैरह नहीं लगाना है। सारी चीज़ें आपको अभी समझ में आना ज़रूरी नहीं है कि क्यों हम कर रहे हैं, धीरे धीरे टाइम पर हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है? ए ट्रेनिंग टेक्निक इन विच ट्रेनीज आर फर्स्ट शोन गुड मैनेजमेंट टेक्निक इन ए फिल्म आर आस्क्ड टू प्ले रोल्स इन ए simulated situation and are then given feedback and praise by near supervisor is known as। तो ट्रेनिंग का मेथड बताना है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें पहले फिल्म दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि फिल्म में जो रोल था वो आप प्ले करके दिखाओ। इसमें आंसर आएगा इन हाउस डेवलपमेंट सेंटर आएगा। मैनेजमेंट गेम में क्या होते हैं, नाम से लग रहा है, कुछ गेम होते हैं, कुछ एक्सरसाइज होती है, कुछ क्विज वगैरह होती है, मैनेजर वगैरह के लिए होती है, उनसे उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, दिमाग बढ़ता है। रोल प्लेइंग में रोल दे दिया जाता है कि एक दिन के लिए आप मैनेजर हो, आप काम करके दिखाओ। इन हाउस हमने पहले पढ़ ही लिया। बिहेवियरल मॉडलिंग के अंदर बताया जाता है कि आप कैसे कम्युनिकेशन वगैरह को डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेबर लॉज डायरेक्टली हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ वो आप लोग ज़रूर याद रखना। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर एक पॉइंट तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। कोई आपको सोते हुए से उठाकर भी पूछे तो आपको याद रहना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट का ईयर याद कर लेना 1948। और फैक्ट्रीज एक्ट मेनली किस बारे में है? फैक्ट्रीज एक्ट सेफ्टी वर्किंग कंडीशन के बारे में है कि एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो सेफ्टी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, बढ़िया वर्किंग कंडीशंस वहाँ पर होनी चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, इनमें से कौन से है? सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज ग्रांटेड बाय ए सर्टिफाइड सर्जन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी यंग पर्सन और गार्जियन। कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है वो एक सर्जन देगा, उसके लिए अप्लाइड कौन कर सकता है? या तो कोई यंग पर्सन का मतलब जैसे कोई एडोलसेंट है, चाइल्ड है, वो जॉब करना चाहता है फैक्ट्री में, तो डॉक्टर सर्टिफिकेट बनाकर देगा कि ये फिट है और इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम कर सकता है। An adolescent who has not been granted certificate of fitness shall be deemed to be a child। यदि adolescent ने सर्टिफिकेट नहीं लिया तो उसे बच्चा माना जाएगा। बिल्कुल सही है, चाइल्ड ही माना जाएगा। वो ये थोड़ी ना कहेगा कि मुझे देख लो अभी मैं एडोलसेंट हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड और रिन्यूड रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया जाता है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। और डी वाले में बोल रहे हैं कि जो भी फीस लगेगी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की, जो भी 40 50 100 200 रुपये वो ऑर्गेनाइजेशन देगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है डी वाली। जब गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग मेडिकल चेकअप करवाते हो वो पैसे गवर्नमेंट ही देती है। आप में से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसको पता होगा। यहाँ पर फॉल्स पूछा था, सी हमारा आंसर हो जाएगा। सर्टिफिकेट 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, न कि 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो 17 मेथड पढ़ेंगे उन्हीं में से एक होता है बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल। और बिहेवियरली रेटिंग एंकर्ड स्किल की हमें यहाँ पर प्रोसेस बतानी है सीक्वेंस में। ऐसे क्वेश्चन को रटना नहीं है, जो भी हमें क्वेश्चन में ऑप्शन दे उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा डिसाइड कर लेंगे कि क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपिंग परफॉर्मेंस डिमेंशन
जनरेट क्रिटिकल इंसिडेंस, स्केल द इंसिडेंस, रीएलोकेट द इंसिडेंस, डेवलप द फाइनल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा टू जनरेट क्रिटिकल इंसिडेंस, फिर आएगा डेवलप परफॉर्मेंस डिमेंशन, उसके बाद आ जाएगा रीएलोकेट द इंसिडेंस, फिर आ जाएगा रीएलोकेट द इंसिडेंस, और फिर आ जाएगा डेवलप द फाइनल इंस्ट्रूमेंट। कल हम इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 1 4 3 5, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।